50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, उन्होंने कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, सिंगापुर बूम कर गया। अब समय आ गया है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। दुनिया के कई देशों में 1 घंटे में एफआईआर दर्ज होता है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होती है और 1 साल के अंदर फैसला होता है। मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए, जस्टिस विद इन ईयर के वीडियो को शेयर करिए। कोई आपके यहाँ वोट मांगने आता है, उसको बोलिए जब तक 1 साल के अंदर न्याय नहीं मिलेगा हम वोट नहीं करेंगे। आज़ादी के बाद बाकी कार्यों में बहुत प्रयास हुआ। भारत में एयरपोर्ट बना, भारत में स्कूल कॉलेज बने, एम्स बने, आईआईएम बने, आईआईटी बनी, मेडिकल कॉलेज बने, हाईवे बने, सारा कुछ हुआ। लेकिन जो संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, न्याय पाना जो सबका फंडामेंटल राइट है, उस पर प्रयास नहीं हुआ। और ये बहुत दुख की बात है कि 75 वर्ष में आज तक भारत की किसी भी विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे चर्चा नहीं हुई। आज तक लोकसभा और राज्यसभा में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे चर्चा नहीं हुई। और दुख मुझे इस बात का भी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो भी कहीं न कहीं जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा करने से चूक गया है। अब समय आ गया है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, 1 साल के अंदर मुकदमा होता है। दुनिया के कई देशों में 1 घंटे में एफआईआर दर्ज होता है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होती है और 1 साल के अंदर फैसला होता है। दुनिया के कई देशों में 1-1 हफ्ते पे तारीख मिलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत की अदालतों में 3-3 महीने, 4 महीने और 6 महीने पे तारीख क्यों मिलती है। जो मुकदमा आज इस सोमवार को लगा, अगले सोमवार पे लगाने में क्या दिक्कत है उसको। भाई जो मुकदमा सोमवार को लगेगा हर सोमवार को लगता जाएगा, जो मुकदमा मंगलवार को लगेगा हर मंगलवार को लगेगा, जो मुकदमा बुधवार को लगेगा हर बुधवार को लगेगा। खत्म करें 4 तारीख, 4 सोमवार, 5 सोमवार, 8 सोमवार, 10 सोमवार मुकदमा खत्म हो सकता है। इतनी लंबी लंबी तारीखें देके मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और हम अगर ध्यान से देखें तो भारत की 50% समस्याओं का जो रूट काज है वो है सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। घूसखोरी इसलिए है, न घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न नागरिकता खत्म होती है, न साल भर के अंदर उनको दंड मिलता है। मिलावटखोरी इसलिए हो रही है कि न तो 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न सिटीजनशिप खत्म होती है, न उनको आजीवन कारावास या 10 से 20 साल सजा होती है। भारत में अगर अवैध निर्माण है तो रूट काज ये है कि न अवैध निर्माण करने वालों को कठोर दंड मिलता है, न उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, न उनको 10 से 20 साल सजा होती है। भारत में माओवाद, नक्सलवाद इसलिए है, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद इसलिए है कि जो अपराधी हैं न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, न उनकी नागरिकता खत्म होती है, न उनको 10 से 20 साल सजा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कठोर दंड देना शुरू कर दिया जाए, साल के अंदर दंड देना शुरू कर दिया जाए। आने वाले टाइम में भारत में अपराध भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और सबसे बड़ी बात, भारत की जीडीपी बूम कर जाएगी। 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, जस्टिस विद इन ईयर लागू हुआ, दुबई एक टॉप कंट्री बन गया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, उन्होंने कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, सिंगापुर बूम कर गया। 50 साल पहले चीन कुछ नहीं था, कठोर दंड की व्यवस्था बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, चीन पूरा विकसित हो गया। 50 साल पहले फ्रांस कुछ नहीं था। तो दुनिया के जिन्हें आज महाशक्ति कहते हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहाँ जो सबसे बड़ा अंतर यही है भारत और उन देशों में कि वहाँ पे कानून कठोर है, दंड जल्दी मिलता है, कानून का खौफ इतना है कि कानून तोड़ने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचता है। भारत में कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए माफिया राज है, इसलिए घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी है। कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, जल्दी दंड नहीं मिलता है, इसलिए मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है। तो भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाएगा, भारत की 50% समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। नियम का जो है वो को दुरुस्त करने के लिए आज तक किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। स्वराज मेरा अधिकार, किसने? मैं स्वराज मेरा अधिकार जो संस्था है, मैं तो कहूँगा आप जिस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके पिछले कार्यक्रम में भी आया था, विशाल जी के कार्यक्रम में जो स्वराज ने अपना पिछले किया था, बहुत अभूतपूर्व प्रयास है। और देश के जितने और भी संगठन इस काम में आगे आ सकते हैं उनको भी जस्टिस विद इन ईयर के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर जस्टिस विद इन ईयर की डिमांड करिए, जस्टिस विद इन ईयर के वीडियोज़ को शेयर करिए।
कोई आपके यहाँ वोट मांगने आता है, उसको बोलिए जब तक 1 साल के अंदर न्याय नहीं मिलेगा हम वोट नहीं करेंगे। एक बार जनता आवाज़ उठाएगी, पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में आएगा, पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में आएगा तो साल भर, 2 साल, 3 साल एटलीस्ट लागू हो जाएगा, और ये लागू करना नितांत आवश्यक है। सर, अगले साल की हम बात करें, आपका एक अच्छा चेहरा लोगों ने देखा, विश्लेषण देखा, कुछ पुराने कानून को लेके आपने बड़े आंदोलन किए दिल्ली जंतर मंतर में। इस साल आपका एक नया चेहरा दिख रहा है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आप वास्तव में कुछ करके दिखा पाएंगे, या फिर आप जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं कि आपके साथ खड़ी हो पाएगी फिर से, या आपके प्रयास है छोटे लेवल में ही हो पाएंगी, क्योंकि वही तो देख रहा है। देखिए, अंदाज कर रहा है मैं ये मेरा सपना है, और जब तक भारत में जस्टिस विद इन लागू नहीं होगा तब तक मैं कोर्ट में लड़ने के साथ साथ मैं जनता के बीच में घूमता रहूँगा। पिछले वर्ष मैं 115 जिलों में गया था, इस वर्ष मेरा 125 जिलों का लक्ष्य है। मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, जितने सामाजिक संगठन हैं, आप बाकी मुद्दों को एक बार छोड़िए, केवल और केवल जस्टिस विद इन ईयर पे काम करिए, उस पर आप सेमिनार करिए, आयोजन करिए, चर्चा करिए, डिबेट रखिए। ये संभव है, दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर है। अगर भारत में अराजकता रोकना है, आतंकवाद रोकना है, अलगाववाद रोकना है, भारत से घुसपैठियों को भगाना है, भारत में धर्मांतरण रोकना है, भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है इसको रोकना है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कानून कठोर बने और इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंट 1 साल के अंदर हो, यानी 1 साल के अंदर सज़ा हो। आखिर टर्की में अगर साइबर फ्रॉड करने वालों को 350 साल की सज़ा मिल सकती है, एक व्यक्ति ने टर्की में एसएमएस भेज के किसी का बैंक अकाउंट हैक किया था, उसको 350 साल सज़ा हुई। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिट फंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को लूटा था, 1,41,000 साल सज़ा हुई। मेरा ये मानना है कि भारत में पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशल चार्टर लागू करना नितांत आवश्यक है। भारत में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी और कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग है। टोटल 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अगर एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो इसका मतलब 60 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। 60 करोड़ लोग टेंशन में हैं भारत के मुकदमों के कारण। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी 30 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग भारत में मुकदमों से टेंशन में हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, यानी 15 कनाडा के बराबर लोग मुकदमों से टेंशन में हैं। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यानी 4 रूस के बराबर लोग मुकदमों से टेंशन में हैं। ब्राज़ील की जनसंख्या 22 करोड़ है, इसका मतलब 3 ब्राज़ील भारत में मुकदमों से टेंशन में है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, यानी लगभग 2 अमेरिका मुकदमों से टेंशन में है। जैसे ही हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना देंगे, जैसे ही नार्को पॉलीग्राफ को कानून बना के मैंडेटरी कर देंगे, जैसे ही हम झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? फर्जी गवाही बंद हो जाएगी, फर्जी शिकायतें बंद हो जाएंगी, फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे। एक बार फर्जी गवाही, फर्जी शिकायत, फर्जी मुकदमे बंद हो गए तो मुकदमों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। मुकदमों की मतलब अगर आपने झूठ बोलने पे, झूठी गवाही या झूठी शिकायत करने पे अगर 10 से 20 साल सज़ा का कानून बना दिया तो बाप भी बेटे के पक्ष में झूठी गवाही नहीं देगा, भाई भी भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा। एक बार झूठी शिकायत, झूठी मुकदमा और झूठी गवाही बंद हो जाए, भारत में अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि जितने मुकदमे चल रहे हैं इसमें आधे मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। जस्टिस फॉर ऑल के बैनर तले आपकी आज बहुत सारे जो संत आसाराम जी आपको के शिष्य हैं उन्होंने आवाज़ सुनी है। उस समय आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, उनके हालातों को लेकर आपने बहुत अच्छी बातें रखी थी जजों के सामने कि हमारे जजों ने ऐसी नीतियाँ तो पढ़ी नहीं आयुर्वेदिक शास्त्री जो आयुर्वेदिक मांग रहे हैं फिर भी उनको आयुर्वेदिक दिया नहीं जाता। आज आपको क्या लगता है शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है संत आसाराम जी आपको के विषय में, उनकी शिष्यों के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत में दुर्भाग्य यह है कि 75 साल के बाद भी भारत आज भी कहीं न कहीं गुलामी की व्यवस्थाओं से चल रहा है। गुलामी की शिक्षा है, गुलामी की चिकित्सा है, गुलामी की न्याय व्यवस्था है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है। जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल आपका आशाराम जी का था, लालू यादव सजा याफ्ता हैं, इसके बाद वो इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं और इलाज कराने के नाम पे भारत में घूम घूम के पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, तो कम से कम उनको अपनी पसंद का इलाज कराने की छूट तो मिलनी चाहिए। आतंकवादियों को बिरयानी की छूट मिल सकती है, आतंकवादियों को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की छूट मिल सकती है। कई सारे मैंने बहुत माफियाओं को देखा है जिनको पैरोल मिली है घर में जाके परिवार के साथ रहने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल मिला। तो मतलब कपड़ा पहनने के, अपराधियों को, माफियाओं को कपड़ा पहनने की छूट मिल सकती है, अपनी पसंद का भोजन करने की छूट मिल सकती है, घर जाने की छूट मिल सकती है, शादी विवाह में जाने के लिए छूट मिल सकती है।
तो आशाराम जी को अपनी पसंद का अगर इलाज कराने के लिए छूट नहीं मिल रही है तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है। अभी कल की ही एक न्यूज़ है जिसमें 2 अपराधी, एक लेडी गैंगस्टर और एक गैंगस्टर, आपस में शादी के लिए जो है जिनको कोर्ट ने जो है जमानत दी है या पैरोल दी है। तो क्या इस व्यवस्था के ऊपर इतना भी वो नहीं है कि भाई आप आशाराम जी बापू को लिए जो है आवाज़ उठा सकें कि भाई हम जो है बापू जी को न्याय दिलाना चाहते हैं, सिर्फ इस बेस पे कि उनको अपना इलाज कराने की अनुमति मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आशाराम बापू अगर कहते हैं हमको विदेश में इलाज कराना है तो भी बात समझ में आती। हालांकि विदेश में इलाज कराने के लिए कई लोगों को छूट मिली है, लालू यादव उसके साक्षात उदाहरण है। आशाराम जी कहते हैं नहीं हमको विदेशी चिकित्सा से इलाज कराना है, यानी एलोपैथी से इलाज कराना है, तो भी बात समझ में आती। आशाराम जी कह रहे हैं हमको स्वदेशी इलाज चाहिए, भारतीय इलाज चाहिए, भारतीय चिकित्सा जो पद्धति है यानी योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है। तो आशाराम जी तो भारतीय चिकित्सा मांग रहे हैं, उनको विदेशी चिकित्सा फोर्स किया जा रहा है। जजेस के माइंड में ऐसे लगता है, भर गया है कि नहीं विदेशी चिकित्सा अच्छी होती है, विदेशी शिक्षा अच्छी होती है, विदेशी भाषा अच्छी होती है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना गुलामी की मानसिकता चल रही है। अदरवाइज जो एक व्यक्ति कह रहा है कि यार हमको अपने पत्नी से मिलने दो, अपनी हमको पुत्री से मिलने दो, अपने हमको पुत्र से मिलने दो, या हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी के जरिए इलाज कराने दो, उसका विरोध करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी को नहीं दिया होता तो बात समझ में आती है, आपने तो बड़े बड़े लोगों को दे दिया। सवाल है कि देखिए आपके जैसे बुद्धिजीवी देश में बहुत सारे हैं। आपने आज संत आसाराम जी बापू का मैटर उठाया, बहुत सारे बुद्धिजीवी सोचते हैं कि वो क्यों नहीं उठाते, जनता बोलती है वो क्यों नहीं उठा पाते। आपको क्या कुछ विशेष, कुछ ऐसा कुछ आईना दिखाया गया है, आपकी दिमाग में ये तमाम चीज़ें क्यों हैं? तो लोग सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े जो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है हम क्यों छुए, आखिर वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? आपके ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी भारत देश में नहीं, क्यों नहीं बन पाते? देखिए, भारत में पहले भी लोग राजाओं के गुलाम थे, अब पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हो गए। सामान्यतया ज़्यादातर बुद्धिजीवी दल गुलाम है। वो अगर अखबार में लिखते हैं तो पार्टी के हिसाब से लिखते हैं, बोलते हैं तो पार्टी के हिसाब से लिखते हैं। उनको लगता है कि फला नेता नाराज़ हो जाएगा, फला पार्टी नाराज़ हो जाएगी, या फला नाराज़ हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जिसको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, या तो वो पैसे के लिए लिखते हैं बोलते हैं, या तो पार्टी के लिए लिखते हैं बोलते हैं, या नेता के लिए लिखते बोलते हैं। कड़वा सच बोलने की हिम्मत कहीं ना कहीं कम हो गई है, और इसलिए कम हो गई कि जो कड़वा सच बोलता है उसको बहुत नुकसान होता है। शायद मैं कड़वा सच नहीं बोलता, मैं मीठा झूठ बोलता तो मैं दिल्ली सरकार में मैं भी मंत्री होता। मैं तो उसी पार्टी की स्थापना मैंने किया हुआ है जो दिल्ली में रूल कर रही है, तो मैं भी कर रहा होता। हाँ, कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए आज तक विधायक भी नहीं बन पाया, सांसद भी नहीं पाया, कुछ नहीं बन पाया, बस देश में भ्रमण करता रहता हूँ। तो ये कड़वा सच बोलने का साहस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जनता दल गुलाम है। जनता जातियों के आधार पर वोट करती है, भाषा के आधार पर वोट करती है, क्षेत्र के आधार पर वोट करती है, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से करती है। जनता मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करती। जनता कभी अच्छे पुलिस सिस्टम के लिए वोट नहीं करती, जनता कभी अच्छे जुडिशल सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता कभी इलेक्शन सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की मांग नहीं करती, जनता जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर की मांग नहीं करती। तो जो कि जनता मांग नहीं करती है तो उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, और जो थोड़ा एक व्यक्ति 2 बार बोलता है वो कभी जेल में जाता है या कभी इग्नोर हो जाता है, साइड में हो जाता है। तो वो सब हमने कॉन्सिक्वेंस देखा है। लेकिन अब मुझे भरोसा है जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत लॉजिकल हो गई है, वो मीठे झूठ को पहचानती है और कड़वे सच को भी समझती है। और यंग जनरेशन आज की है, उसको मीठा झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको बतौलेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। जो यंग जनरेशन है उसको तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। यंग जनरेशन रिजल्ट चाहती है, बदलाव चाहती है, और वो बदलाव आएगा पुलिस रिफॉर्म से, जुडिशियल रिफॉर्म से, जस्टिस फॉर ऑल से, जस्टिस विद इन ईयर से। धन्यवाद।